इस सब स्पेस के अंदर बेन अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी आंखों के सामने बार बार लिंडा और उसके गांव वालों की लाशें घूम रही है। बेन सोचता है, काश काश मैंने पहले ही मौत को गले लगा लिया होता तो शायद आज लिंडा और मेरे परिवार वाले जिंदा होते। बेन का दिमाग इस वक्त सुन पड़ चुका है। वो बस रोते हुए एक ही चीज लगातार बार बार दोहराता है, यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है। वो हजारों बार रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो भगवान से कहता है, अगर तुम सच में हो तो मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। बेन अब पूरी तरह से हार मान चुका है। वो थक चुका है। वो कहता है, मैं थक गया हूँ, अब मुझे और नहीं जीना, मुझे बस अब शांति से मरना है। बेन अपनी आंखें बंद करके बस मौत का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में लिंडा की आखिरी आवाज गूंजती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेन, ये सब तुम्हारी गलती नहीं। लिंडा की यह आवाज बेन को शांति नहीं बल्कि उसके अंदर के डीमन को जगा देता है। बेन की आंखें अचानक से खुलती है और अब वो पूरी तरह से लाल और खौफनाक हो चुकी है। बेन पागलों की तरह चिल्लाता है, नहीं नहीं लिंडा नहीं, ये सब मेरी गलती है, मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। बेन गुस्से में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है कि अभी मुझे तुम्हारा बदला लेना है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। और जैसे ही बेन चिल्लाता है उस सब स्पेस के सारे मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। लेकिन इस बार बेन भागने वालों में से नहीं, मारने वालों में से था। वो अपने उस पैटर्न को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। बेन कहता है, अगर ये पैटर्न सिर्फ तबाही लाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तबाही मेरी जिंदगी में हुई है उससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। बेन उन मॉन्स्टर को वार्निंग देते हुए चीखता है, तुम्हें मेरी तबाही की शक्तियाँ चाहिए थी ना, तो रुको, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तबाही क्या होती है। बेन कसम खाता है कि चाहे इस जेल में निकलने में हजारों साल लग जाए या 10,000 साल, वो बाहर जरूर निकलेगा और एक एक को चुन चुन के मारेगा। जिस तरह उसने हमारे गांव वालों को मारा, मेरे प्यार को मारा, मैं भी उसे चुन चुन कर मारूंगा। वो इस सब स्पेस के मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, अपने हाथों से चीर रहा होता है, फाड़ रहा होता है। और तभी बेन के इस कारनामे से उस सब स्पेस का सबसे बड़ा मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है। वो मॉन्स्टर दहाड़ते हुए बेन पर अटैक करता है और बेन भी उस पर झपट पड़ता है। बेन का असुरा मार्ग धीरे धीरे एक्टिवेट हो ही रहा होता है, बट बैम, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो बड़ा सा गार्जियन मॉन्स्टर अपने हाथ के सिर्फ एक ही पंच से बेन को धूल चटा देता है। यह अटैक इतना भयंकर था कि आसपास की पूरी जमीन कांप रही थी। उस गार्जियन मॉन्स्टर का वो पंच इतना तगड़ा था कि बेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी अनकॉन्शियस स्टेट में बेन को लिंडा के साथ बिताए हुए वो प्यारे पल याद आते हैं, जहां लिंडा उसे कहती है, बेन मुझे तुम पर भरोसा है, हमारा एक छोटा सा परिवार होगा जिसमें मैं, तुम और मैं, हमारे बच्चे होंगे। और इसी के साथ हमारा एमसी एक बार फिर जाग जाता है। पहली बार उसकी असुरा मार्ग की असली एबिलिटी अवेकन हो चुकी थी। बेन की बॉडी में अचानक से अजीब चेंजेस आने लगते हैं। उसकी पूरी बॉडी एक खतरनाक डार्क ऑरा से घिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का कोई असली डीमन जाग रहा हो। एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट के साथ उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। उसने असुरा के 666 वेपन की पावर को अवेकन कर लिया था। बेन की बॉडी पर एक सॉलिड आर्मर आ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ गई थी। बेन इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि हेल का कोई डीमन या असुरा ही आ गया हो। बेन अपनी इस गॉड लेवल ताकत को देखते हुए सोचता है, अगर ये ताकत उस दिन मेरे पास होती तो शायद मेरा कोई अपना नहीं मारा जाता। यहाँ हमें पता चलता है बेन की असली ताकत, द 666 असुरा पावर की एक एबिलिटी, द फिस्ट ऑफ एनिलेशन। ये कोई आम एबिलिटी नहीं है, बल्कि इसकी तबाही उतनी ही ज्यादा होगी जितना यूजर का मैजिक पावर होगा। और इस वक्त बेन के अंदर अभी तबाही का समंदर था। अब बेन एक ऐसी स्टैंस लेता है जिसे देखकर उस जाइंट मॉन्स्टर को भी डर लग रहा होता है। मॉन्स्टर को समझ आ गया था कि सामने खड़ा ये शख्स अब पहले वाला बेन नहीं रहा। बेन के चेहरे पर एक ऐसी इविल स्माइल आती है जिसे देखकर किसी की भी फट जाए। और फिर बूम, बेन का एक ही पंच उस गार्डियन मॉन्स्टर को कई सौ मीटर दूर फेंक देता है। ये सिर्फ एक पंच नहीं था, ये था बेन का 1500 सालों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तब यहाँ पर बेन बिना रुके उस मॉन्स्टर पर जंप करता है और एक ऐसी खतरनाक फिश से अटैक करता है कि जो जाइंट मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है।
इम्पैक्ट इतना भयानक था कि वह सब स्पेस जो सदियों से बंद था पेन की पावर से कांच की तरह टूटने लगता है। यह हमें बताया जाता है कि सब स्पेस में लड़ते लड़ते बेन को पूरे 1500 साल बीत चुके हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के हिसाब से सिर्फ 5 साल। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड पर। वहाँ वही गुंडे बैठे हैं जो बेन को मारने के लिए छोड़े गए थे। उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है, भाई सब स्पेस के हिसाब से तो उसे गए 1500 साल हो गए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो 5 साल ही बीते हैं। अब तक तो उसकी हड्डियां उस जेल में मिट्टी बन गई होगी। वह यह बोल ही रहा होता है कि तभी क्रैक, आसमान जैसे 2 टुकड़ों में फट जाता है। एक भयानक लाल रंग का धमाका होता है और पूरी तरह धरती हिलने लगती है। वो सब गुंडे हैरान होकर ऊपर देखते हैं, ये क्या हो रहा है। तभी धुएं के बीच से एक आवाज आती है, और हमारा हीरो बेन उनके ठीक पीछे खड़ा होता है। नीचे बैठा गुंडों का लीडर मुड़कर बेन को देखता है। उसे लगता है कि ये कोई मामूली सा लड़का है। बेन अपनी बेहद ठंडी आवाज में पूछता है, अभी कौन सा साल चल रहा है। लीडर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। वह उसे हल्के में ले रहा होता है। हाँ, कैसा अजीब लड़का है, तुझे पता भी नहीं साल 1500 चल रहे हैं। क्यों? ये सुनते ही बेन अपने मन में कैलकुलेट करता है, साल 1500 मतलब इस रियल वर्ल्ड में सिर्फ 5 साल ही बीते होंगे। तभी लीडर अपने एक साथी को इशारा करता है। दूसरा गुंडा फुर्ती से बेन पर अपने हथियार तान देता है, लेकिन बेन के शरीर से टकराते ही उस गुंडे का हथियार चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर दोनों गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेन अपनी तिरछी निगाहों से उन्हें घूरता है और एक हल्की सी आवाज निकालता है। अगले ही पल बेन अपनी असुरा पावर को रिलीज करता है। वहां से एक बेहद भयानक और तगड़ी माना वेव निकलती है। बेन अपने दाहिने हाथ में असुरा की पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और उस गुंडे पर इतनी जोरदार अटैक करता है कि पलक झपकते ही वो लीडर और दूसरा गुंडा का आधा शरीर ही गायब हो जाता है। पास खड़ा दूसरा गुंडा ये देखकर सुन्न पड़ जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके तो तोते उड़ गए थे। बेन उसे एक बेहद कोल्ड लुक देता है, जिससे वो गुंडा बुरी तरह कांपने लगता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, एक मॉन्स्टर है। सब कुछ तबाह करने के बाद बेन बहुत ही शांति से अपने हाथों की पट्टियां ठीक करते हुए कहता है, ओए मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इसी बीच हमें एटून कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ रूइन क्राफ्ट यानी पैटर्न मैजिक का जलवा है। इसी पावर से कई बड़े बड़े किंगडम बने हैं, लेकिन उन सब में सबसे खतरनाक और ताकतवर जोई किंगडम है। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ओवर पावर है कि ये सालों से पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रहे हैं। हम वापस से बेन को देखते हैं, जिसने उस डाकू को उल्टा टांग रखा है। वो डाकू बेन को बताता है, भाई मैं कसम से सच बोल रहा हूँ, उस बंदे ने जो कपड़े पहने थे वो सिर्फ जॉय किंगडम के रॉयल जादूगर ही पहनते हैं। बेन पूछता है कि ये काम तुम्हें किसने दिया था। डाकू बताता है कि 5 साल पहले क्योसार्क नाम के एक भाड़े के टट्टू ने उनकी मुलाकात उस जादूगर से करवाई थी। वो जादूगर उनके बॉस डेग्युअल से मिला और उन्हें गांव मिटाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। डाकू कहता है, हम तो डाकू हैं, हमें पैसे से मतलब था। हमने पूरा गांव को बिना कोई सबूत छोड़े जला दिया। डाकू यह भी बताता है कि उसे वो ऑरेंज वाली वो लड़की याद है, अगर उसे बेचते तो अच्छा पैसा मिलता। अब ये सुनकर बेन का खून खौल उठता है और बेन एक ही पंच में उस गुंडे का खेल खत्म कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेग्युअल माउंटेन हाइड आउट, जो इन खतरनाक डाकुओं का मेन अड्डा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन कमीनों ने कुछ मासूम बच्चों को पिंजड़े में बंदी बनाकर रखा है। 2 पहरेदार आपस में बात कर रहे होते हैं। वाह, ये बच्चे तो एकदम फ्रेश हैं, इनको बेचने में मजा आएगा। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही छटपटा रहे हैं। तभी एक दूसरा डाकू शराब लेकर उस गेट के पास आता है और कहता है, ओए दरवाजा खोल, इतनी देर क्यों लगा दी, मैं बढ़िया चीज लाया हूँ। बट तभी बूम, लकड़ी के भारी दरवाजे को चीरता हुआ एक मुक्का सीधे उस डाकू के मुंह पे लगता है। लिटरली उस बंदे का तो थोबड़ा ही पिचक जाता है और दरवाजा टूट कर उड़ जाता है। धूल छटती है और एंट्री लेता है अपना हीरो बेन। एक डाकू अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर बेन पर हमला करता है, लेकिन बेन उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। वो डाकू कई सारे अटैक करता है, लेकिन बेन हवा में उसे डॉज कर रहा हो आगे बढ़ता है। उसके मुंह पर इतना भयानक पंच मारता है कि वो बंदा जमीन में धंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेन उन गुंडों को मार के घसीटते हुए अंदर ला रहा होता है, जिसे देखकर आसपास के गुंडे चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। बेन आगे बढ़ता है और उन बच्चों को बंदी बनाने वाले डाकुओं से कहता है, तुम कीड़े मकोड़ों ने यहाँ डाकुओं का गैंग बना रखा है, तुम्हारा लीडर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। डाकू कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी है तू खड़ा कहाँ है।
लेकिन तभी वहाँ पीछे से एक भारी और खौफनाक आवाज आती है, पीछे हटो। ये कोई और नहीं बल्कि उनका लीडर डेग्योल होता है। एकदम भीमकाय, मस्कुलर बॉडी और माथे पे एक अजीब सा मार्क होता है। डेग्योल अपने आदमियों पर चिल्लाता है, पीछे हटो बेवकूफो, मरना है क्या? ये लड़का मेरी तरह एक रूइन क्राफ्ट जादूगर है। यही हमें दिखाया जाता है डेग्योल के पास ब्लेड रूइन की पावर है। डेग्योल बेन से पूछता है, अब बता तुझे मुझसे क्या चाहिए छोटे जादूगर? बेन उससे घूरते हुए कहता है, मुझे एक सवाल पूछना है। 5 साल पहले जोई किंगडम के एक जादूगर ने तुम्हें एक काम दिया था और कियोसार्क नाम के बंदे ने वो मीटिंग करवाई थी। मुझे बस इतना बता दो कि वो कियोसार्क कहाँ है। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनकर डेग्योल के चेहरे पर एक खतरनाक इविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ओह मैं तुझे बताता हूँ ना। और इसी के साथ डेग्योल अपने ब्लेड रूइन की पावर का यूज करते हुए एक जोरदार अटैक बेन पर करता है, जिसे बेन पलटी मारकर दूर पीछे जाकर गिरता है। डेग्योल अपनी पावर फ्लेक्स करते हुए कहता है, बच्चे तुम्हें अपनी उम्र से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बेन जहाँ गिरता है वहाँ सब कुछ टूट चुका है। बेन उसी हालत में कहता है, मुझे लगा ही था कि बातचीत से काम नहीं बनने वाली है। और भाई साहब, बेन अपनी असुरा की पावर को एक्टिवेट करता है, जो देखने में पूरी तरह से बैडस लग रहा होता है। तो भाई लोग, अब बेन ने अपनी असुरा पावर को एक्टिवेट कर लिए, तो क्या डेग्योल इस खूंखार रूप के सामने टिक पाएगा या फिर बेन इस पूरे अड्डे को राख में मिला देगा? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तो दोस्तों, एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड कल अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो मंडे को अपलोड करने वाला था, लेकिन मैं वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ। तो अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।